नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आज के इस तड़कते भड़कते प्यारे से क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 जीव विज्ञान का बहुत ही प्यारा टॉपिक, जो कि है मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, हम इस क्लास में उन सभी क्वेश्चनों को समाहित किए हुए हैं। उन क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और इसी क्लास में बहुत ही सरल भाषा में याद भी करने वाले हैं। अगर आज तक आप जीव विज्ञान को नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, समझाने की गारंटी हमारी है। और इसी तरह हम लोग क्लास 12 के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक एक क्लास लेके और सभी क्वेश्चनों को खत्म करने वाले हैं। यानी अब आप बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शुक्र जनन क्या है। इस सब में हम लोग क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत ही सरल भाषा में याद करेंगे। देखिए, शुक्र जनन है क्या। शुक्र जनन का अर्थ क्या होता है। शुक्र जनन का अर्थ है शुक्राणुओं का जन्म, यानी शुक्राणुओं का जनन। शुक्राणुओं का जनन मीन्स होता है जन्म देना। किसको जन्म देना? शुक्राणुओं को। यानी शुक्र जनन प्रक्रिया नर शरीर के विषण भाग में होती है। यानी नर शरीर में शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को हम लोग शुक्र जनन कहते हैं। पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा। शुक्र जनन वह प्रक्रिया है जिसमें विषण किसके भाग है? तो विषण नर जनन तंत्र के ही भाग है। अभी हम लोग विषण का पोस्टमार्टम करेंगे और विषण के बारे में जितनी भी चीजें हैं, यह विषण जो है वो हमारे शरीर के बाहर क्यों रहता है, शरीर के अंदर क्यों नहीं रहता है, कितने पाए जाते हैं, इनमें शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुक्र जनन वह प्रक्रिया है जिसमें विषण में स्थित जनन कोशिकाएं विभाजित एवं परिपक्व होकर, यानी विषण में जो जनन कोशिकाएं हैं वो परिपक्व होकर और विभाजित होकर शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। और यह प्रक्रिया यौनारंभ के बाद, यानी जब बच्चे जवान हो जाते हैं उसके बाद से चलती है और उनके मरने तक यह प्रक्रिया चलते रहती है। यानी शुक्राणु जो है वो पुरुष के शरीर में पूरा, मतलब जब तक जिंदा है पुरुष तब तक चलेगा, बस उसके स्वास्थ्य सही रहे। अगर हम बोले विषण के बारे में, तो अगर बोले तो मानव के उदर गुहा के नीचे एक थैली नुमा संरचना रहता है जिसे हम लोग कहते हैं विषण कोश। यानी यह बोले तो यह ये क्या है? मानव का उदर गुहा है। उदर गुहा किसे बोलते हैं? पेट के नीचे वाले हिस्से को उदर गुहा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उदर गुहा के नीचे एक लटका हुआ थैलीनुमा संरचना रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विषण कोश। यानी इसी के अंदर विषण जो है वो पाए जाते हैं। अगर इसको हम कहें कि इसे क्या कहेंगे? इसे विषण कहते हैं। और विषण जो है नर के शरीर में एक जोड़ी पाए जाते हैं। एक जोड़ी का मतलब 2। कोई पूछे विषण कितने होते तो ये मत बताइए कि 2 जोड़ी का मतलब हो गया 4 विषण। तो नहीं, विषण जिस कोश में रहते हैं, यानी विषण जिस थैले में रहते हैं उसे हम लोग विषण कोश कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे विषण कोश के नाम से जानते हैं। यानी मानव के शरीर में कितने विषण? 1 जोड़ी विषण। अगर बोले विषण जिस कोश में रहते हैं उसका क्या नाम है, तो हम लोग बोलेंगे विषण कोश। यानी उदर गुहा के नीचे एक थैलीनुमा संरचना रहती है जिसमें विषण रहते हैं। कितने विषण? 1 जोड़ी। अब विषण के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अगर बोले यहां से एक विषण लेते हैं और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। क्या करते हैं? पोस्टमार्टम। तो विषण में 200 से 250 विषण पालियां पाई जाएंगी। यानी एक विषण में 200 से और 250 तक विषण पालियां पाई जाएंगी। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? विषण पालियां। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 200 से 250 होती है। यानी विषण पालियों की संख्या 200 से 250 तक होती है। अगर बोले विषण पालियों के अंदर नर जनन कोशिकाएं होती हैं, यानी शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं। ये कितनी होती हैं? तो इसे बोलेंगे शुक्र जनन नलिका। क्या बोलेंगे? शुक्र जनन नलिका। और इनकी संख्या
1 से 3 होती है। अब इसके अंदर कुछ कोशिकाएं भरी रहेंगी। कुछ क्या भरी रहेंगी? कोशिकाएं भरी रहती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अंतराल कोशिका। क्या कहते हैं? अंतराल अंतराल कोशिका। अंतराल कोशिका यानी नर के शरीर में एक जोड़ी विषण पाए जाते हैं, जिसमें विषण पालियां होती हैं। विषण पालियों की संख्या 200 से 250 विषण पालियों के अंदर क्या पाया जाता है? शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाएंगी। शुक्रजनन नलिकाओं की संख्या 1 से 3 होती है। शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाएंगी, जिसे हम लोग अंतराल कोशिका कहते हैं। अब बताएं अगर कि यह हमारे उदर गुहा के नीचे क्यों है, यह शरीर के अंदर क्यों नहीं है? आखिर विषण जो है वो शरीर के बाहर क्यों है? तो जो विषण है उसमें शुक्राणु बनते हैं। इतना तो हमको पता चल गया, विषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो जो शरीर है, हमारा शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस। यानी मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन शुक्राणुओं को बनने के लिए इससे 2 से 3 डिग्री जो सेल्सियस है वो कम चाहिए। यानी शरीर के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए शुक्राणु बनने के लिए, इसलिए इसे शरीर के बाहर रखा गया है। यानी शुक्राणु बनने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तो 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जो कि शरीर से 2-3 डिग्री कम है, इसलिए इसे उदर गुहा के नीचे यानी शरीर के बाहर रखा गया है। इस तरह हमने नर जनन तंत्र में विषण कोश और विषण के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं आगे। इसमें देखिए अंड जनन को परिभाषित कीजिए। जिस तरह नर के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इसे हम लोग शुक्र जनन कहते हैं, वैसे ही मादा के शरीर में अंडाणुओं का निर्माण होता है, जिसे हम लोग अंड जनन के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार पुरुषों में एक जोड़ी विषण पाए जाते हैं, उसी प्रकार महिलाओं में यानी मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाएगा। इसमें देखिए पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में भी हम फिगर के माध्यम से बहुत ही प्यारे तरीके से समझने वाले हैं। चलिए देखिए, अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण, किसका निर्माण? अंडाणुओं का। किस में? अंडाशय में। जैसे इसमें विषण में शुक्राणुओं का निर्माण, वैसे इसमें अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण एवं वृद्धि तथा परिपक्व होने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। आगे इस प्रक्रिया में आदि जनन कोशिकाएं विभाजित होकर धीरे धीरे विकसित होती हैं और अंततः एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण करती हैं। मादा के गर्भ में मादा के अंडाशय से निकला अंडाणु और पुरुष से विषण से निकला शुक्राणु, यह दोनों मादा जनन तंत्र के अंदर मिलते हैं। तो और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। यह प्रक्रिया मादा के जनन तंत्र में संपन्न होती है तथा प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। अगर मादा में अंडाणु न बने तो क्या कभी किसी शुक्राणु का निषेचन उसमें होगा? नहीं होगा। और जब शुक्राणु का निषेचन ही नहीं होगा तो किसी बच्चे का भी निर्माण नहीं होगा। यानी प्रजनन में महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए आप लोग बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं तो मादा जनन तंत्र जरूर पढ़ के जाइएगा। पढ़ना क्या है, इसको जरूर रट के जाइएगा, क्योंकि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर बोले मादा जनन तंत्र में तो एक जोड़ी अंडाणु पाए जाएंगे, अंडाशय पाए जाएंगे। एक जोड़ी क्या पाए जाएंगे? अंडाशय। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। सॉरी, जिस प्रकार पुरुष के शरीर में एक जोड़ी विषण पाए जाते हैं, उसी प्रकार मादा के शरीर में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाएगा। यहां पे बोले तो इसे हम लोग योनि नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? योनि। योनि के ऊपर यह एक गलीनुमा संरचना यानी गर्भाशय से निकली हुई संरचना, इसे हम लोग बोलेंगे गर्भाशय ग्रीवा। क्या बोलेंगे? गर्भाशय ग्रीवा के नाम से हम लोग जानते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के ऊपर यह संरचना, इसे हम लोग गर्भाशय के नाम से जानते हैं। यानी गर्भाशय बोले या फिर इसे कुछ लोग बच्चादानी के नाम से भी जानते हैं। गर्भाशय को हम लोग बच्चादानी के नाम से भी जानते हैं। यानी मादा के शरीर में एक जोड़ी अंडाशय, एक गर्भाशय, योनि, गर्भाशय ग्रीवा
और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कहाँ पे अंडाशय के ऊपर एक उंगली नुमा संरचना रहता है। जैसे वैक्यूम क्लीनर जानते हैं ना, कचरे को खींच लेता है, वैसे इसमें जब अंडाशय में अंडाणु बनते हैं तो ये जो उंगली नुमा संरचना है वो उसको खींचता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं झिल्लरी। जैसे घर के बाहर जो झालर लगा रहता है उसी नुमा संरचना रहता है, इसलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग झिल्लरी कहते हैं। झिल्लरी के ऊपर घुमा हुआ हिस्सा यानी मुड़ा हुआ हिस्सा कीपक के आकार का होता है, इसलिए हम लोग इसको कीपक के नाम से जानते हैं। यानी झिल्लरी के आगे घुमा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, तो ये कीपक कहलाता है। कीपक के आगे और गर्भाशय से आगे, यानी इधर से तो आते हैं शुक्राणु, योनि के रास्ते नर के शरीर से शुक्राणु यहां तक आते हैं, और मादा के शरीर से जो अंडाणु है वह निकलकर झिल्लरी के द्वारा खींचकर कीपक के रास्ते यहाँ तक आते हैं, और यहीं पे वो अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। और निषेचन की प्रक्रिया मादा के किस भाग में होती है, तो इसे हम लोग बोलेंगे तुम्बिका। यानी मादा के किस भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो यह तुम्बिका भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है। यानी मादा के शरीर में योनि, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय जिसको हम लोग बच्चादानी भी कहते हैं, इसमें एक जोड़ी अंडाशय पाए जाएंगे। अंडाशय में क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। अंडाणु को कौन खींचेगा, झिल्लरी खींचेगा। झिल्लरी खींच के कीपक के रास्ते कहाँ तक ले जाएगा, तुम्बिका में ले जाएगा, और तुम्बिका में आए रहेगा शुक्राणु, जो कि वेट करेगा कि कब अंडाणु आए, हम उससे क्या हो जाए, निषेचित हो जाए, और निषेचित होने के बाद वो बच्चे में यानी युग्मनज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह हमने मादा जनन तंत्र को भी बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सरल माध्यम से समझा है। अब चलते हैं आगे, निषेचन क्या है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, कहां पे मिलते हैं, तो मादा के तुम्बिका भाग में मिलते हैं। मादा जनन तंत्र के तुम्बिका भाग में मिलते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। पढ़ते हैं, निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक यानी कौन, नर युग्मक कौन, शुक्राणु, और मादा युग्मक कौन, अंडाणु आपस में संलयित होते हैं, संलयित मिलते हैं। नर युग्मक शुक्राणु ढूंढते जाता है कि अंडाणु कहाँ है, अंडाणु कहाँ है, उधर से अंडाणु आता है कि शुक्राणु कहाँ है, और दोनों आके छपाक से मिल जाते हैं। कहाँ पे, तो ये मिलते हैं मादा जनन तंत्र के कहाँ पे मिलते हैं, तुम्बिका में। और तुम्बिका में इस मिलने की प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे निषेचन। और वो मिलने के बाद बनाते क्या हैं, तो मिलने के बाद वो लोग बनाते हैं युग्मनज। यानी अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल गए, इसके बाद वो क्या बनाएंगे, तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। मनुष्य में यह प्रक्रिया सामान्यतः अंडवाहिनी में होती है। और यह जो पूरा भाग आपको दिख रहा है, यह जो पूरा भाग दिख रहा है मादा जनन तंत्र का, इसे हम लोग बोलेंगे अंडवाहिनी। क्या बोलेंगे, अंडवाहिनी। और इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। अंडवाहिनी के तुम्बिका भाग में यह प्रक्रिया होती है। अब आगे देखते हैं, निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है, जो आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण किसे कहते हैं, गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे को भ्रूण कहते हैं। यानी यही फिर आगे चल के बच्चे का निर्माण करते हैं। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। देखिए, मासिक धर्म बोले या फिर बोले आर्त चक्र, या फिर अगर बोले हम तो आपके समझने के लिए पीरियड, यानी पीरियड क्या है, यानी मासिक धर्म क्या है। तो जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो मादा के जनन तंत्र में गर्भाशय पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चादानी। तो उसमें 3 लेयर होती हैं, परिगर्भाशय, अंतःगर्भाशय और क्या, गर्भाशय पेशीय स्तर। तो जो गर्भाशय अंतः स्तर है, इसके निषेचन जब नहीं होता तो वो टूट के और रक्त के सहारे योनिक से बाहर आ जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं। और यह 29 से 28 दिन के बाद दोहराई जाती है, इसलिए हम लोग इसको आर्तव चक्र के नाम से भी जानते हैं। पढ़ते हैं फिर समझते हैं। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भीतरी परत, यानी जो अंदर वाली परत है,
टूटकर रक्त श्लेष्मा तथा उत्तकों के साथ योनि मार्ग से बाहर निकलती है। जो भी लेयर गर्भाशय में 3 लेयर होते हैं, परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशीय स्तर और अंतः गर्भाशय। तो जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो जो गर्भाशय की अंतः स्तर है वो टूट जाती है और वो टूट के योनि के रास्ते रक्त के सहारे बाहर आ जाती है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। इस आर्तव प्रक्रिया को मासिक धर्म कहते हैं। यह सामान्यतः कितने दिन पे दोहराया जाता है, 28 से 29 बोले या 28 से 30 दिन पे अंतराल पर होता है। क्या मासिक धर्म जो है वो मादा के शरीर में क्या जीवन भर रहता है? नहीं, जीवन भर नहीं रहता। 50 से 55 की एज में मासिक चक्र आना बंद हो जाता है, जिसे हम लोग रजोनिवृत्ति के नाम से जानते हैं। यानी आपके एग्जाम में पूछ ले रजोनिवृत्ति क्या है, तो मादा के शरीर में क्या मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, किस उम्र में, 50 से 55 की उम्र में। तो इसे हम लोग रजोनिवृत्ति के नाम से जानते हैं। और रजोनिवृत्ति बंद होने के बाद, रजोनिवृत्ति होने के बाद वह महिला गर्भवती नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें अंडाणु बनना बंद हो गए। और नर के शरीर में अगर बात किया जाए तो नर के शरीर में जब से किशोरावस्था में नर आता है तब से शुक्राणु बनना स्टार्ट होता है और जब तक मरते दम तक उसके शरीर में शुक्राणु बनते हैं। बस उसका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो सही होना चाहिए। इस तरह हमने क्लास 12 के जीव विज्ञान का जो भी आपके जो कठिन प्रश्न थे और महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्लास में खत्म किया है और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश किए हैं। क्लास प्यारी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग इसी तरह से हर एक चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आपको कराने वाले हैं। तो आगे आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।